एक राजा था जिसके पास सब कुछ था और एक मजदूर था जिसके पास सिर्फ भूख थी। एक पूरा सिस्टम था जो अमीरों को अमीर बनाता था और एक सिस्टम जो गरीबों को सिर्फ मेहनत का दर्द देता था। पर एक दिन इनका सब्र टूट गया। आग लगी, पर ये आग गलियों से नहीं विचारों से लगी और जन्म हुआ सोशलिज्म और कम्युनिज्म का। ये सिर्फ एक आइडियोलॉजी नहीं था, ये एक इनकलाब था। एक सोच जो पूरे रशिया में चिंगारी बन गई, एक आवाज़ जो पूरी दुनिया भर के मजदूरों का नारा बन गया, क्या पीस लैंड ब्रेड। क्या है सोशलिज्म, क्या चाहते हैं कम्युनिज्म, क्या सरकार इक्वालिटी ला सकती है या उसका गिरना ज़रूरी था। इस चैप्टर में सिर्फ थ्योरी नहीं, आपको मिलेगा एक रेवोल्यूशन की कहानी जिससे समझना एक नए ज़माने को समझने जैसा है। हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान AKA शिजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब को बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू यूट्यूब का पहला यूट्यूब चैनल जो कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम बेस्ड बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम का है। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। क्यों करना है? क्योंकि ये कम्प्लीटली फ्री है। हर एक चीज़ आपके लिए, सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए ताकि हम लोग और मेहनत से काम कर सकें। अब तक बिल्कुल से नए देख रहे हो, हमें बिल्कुल नए सुन रहे हो, तो फटाफट से प्लेलिस्ट सेक्शन जाओ, वहाँ पे चीज़ों को देखो। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, बहुत सारी चीज़ ऑलरेडी करा रखे, ज़्यादा नहीं हुआ है। बैकलॉग का टेंशन मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। इतना कर लोगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात का तुम गारंटी ले सकते हो। पिछले साल, उससे पिछले साल बहुत सारे टॉपर स्टेट रैंक 6 ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है। प्रचार करना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। सबका अपना अपना एबिलिटी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को करेंगे। बट जितना करा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ होगा और टोटली बिहार बोर्ड ओरिएंटेड होगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करने के बाद हिस्ट्री का आज हम लोग SCERT चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म को पढ़ेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव टॉपिक, सब्जेक्टिव टॉपिक, हर एक चीज़ इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे, सारी चीज़ें बता देंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कमेंट ज़रूर करना कैसा लगा वीडियो, ताकि आप लोगों का एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है न्यू वीडियोज़ बनाने के लिए। अदरवाइज़ नहीं तो कौन ही देख रहा है, क्या ही दिक्कत है, अभी क्या आराम कर लेते हैं, वो वाली चीज़ आ जाती है ना। तो वो उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट ज़रूर करोगे। स्टार्ट करते हैं। बोथ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म एम टू ब्रिंग इक्वालिटी इन सोसाइटी। एवरी पर्सन शुड बी treated equally. There should be no discrimination between people. Everyone should get social, economic and political equality. In simple word, सोशलिज्म और कम्युनिज्म का मेन एम क्या है कि इक्वालिटी लाना सोसाइटी में, ठीक है। क्या चीज़ें, वो चीज़ें बताएंगे, रुको। हर पर्सन के पास, हर पर्सन को इक्वली ट्रीट किया जाए कि ये नहीं वो अमीर है ये गरीब है, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो लोगों के बीच में। हर कोई, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, तीनों चीज़ में बराबरी पा सके। क्या डिफरेंस है, ये भी इम्पॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए, 2 मार्क्स का, कि डिफाइन सोशलिज्म, डिफाइन कम्युनिज्म। हो सकता है डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म ये भी दे दे, है ना। सारी पॉसिबल चीज़ें लेके चलेंगे और पेन पेपर आप लेके चलोगे, है ना। जहाँ जो चीज़ बताए बस वो टिक करके रख दो कि ये चीज़ पढ़ना है। जब नोट्स पढ़ोगे, नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड हो जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, मोर के बटन पे जा करके आपको फिर से मिल जाएगा वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। सोशलिज्म को देख ले, पहले क्या बोला जाए। गिव इंपॉर्टेंस टू सोसाइटी, ये किसको इंपॉर्टेंस देता है? सोसाइटी को इंपॉर्टेंस देता है सोशलिज्म। वो ट्राई टू रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड ब्रिंग इक्वालिटी इन सोसाइटी। देखो, सोशलिज्म होता है ना, बहुत ज़्यादा बंदा सोशली है, मतलब लोगों से जुड़ा हुआ है, तो वही वाली चीज़ है। जो सोशलिज्म है वो सबसे पहले सोसाइटी को इम्पोर्टेंस देता है, याद हो गया। वो ट्राई करता है कि इन इक्वालिटी रिड्यूस कर सके और इक्वालिटी को बढ़ा सके, कहाँ पे? सोसाइटी में, ठीक है, ओके। और वो बिलीव रखता है कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है किसको हटाने में? इन इक्वालिटी को हटाने में। कौन? सोशलिज्म, ठीक है। और द स्टेट इज कंसिडर्ड यूजफुल टू ब्रिंग इक्वालिटी इन द सोसाइटी। और जो स्टेट है वो कंसिडर करता है कि ये यूजफुल है क्या लाने के लिए? इक्वालिटी के लाने के लिए।
ठीक है, ओके। पीपल इन सोशलिज्म पीपल आर गिवन वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। ठीक है, सोशलिज्म में क्या होता है कि लोगों को उसके अकॉर्डिंग, उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम दिया जाता है और उसको इसके बदले क्या किया जाता है, उसके काम के बदले में पैसा दिया जाता है। अगर आप ज़्यादा वर्क करोगे तो ज़्यादा पैसा, कम काम करोगे तो कम पैसा, सीधा सीधी बात है ये सोशलिज्म का। यहाँ पे एक बात की एबिलिटी, तो देखो अगर फॉर एग्जांपल अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई काम आता नहीं है, फॉर एग्जांपल क्या बोले, खाना बनाना आप लोग को आता है, मुझे तो आता है इसलिए मैं एग्जांपल नहीं लूँगा। फॉर एग्जांपल टिकटॉक का वीडियोस बनाना, ठीक है, वो लिपसिंग वाला वीडियो समथिंग टाइप बनाना, ठीक है, डांस करना, जैसे मुझे सिंगिंग पसंद है मैं सिंगिंग कर लेता हूँ, ठीक है, सिंगिंग कर लूँगा, बट मुझे डांस नहीं आता, वो मेरे एबिलिटी के बाहर है, तो वो चीज़ नहीं करूँगा ना। तो वही चीज़ें वो वर्क दिया जाता है जो उसका एबिलिटी है, जैसे मुझे वीडियोस बनाना है, कंटेंट बनाना, तो वो मैं कर लूँगा। यही बोले कि तुम अभी जाओ वीडियो एडिटिंग करो, गेमिंग करो, तो मुझसे नहीं होगा। तो एबिलिटी काम के द्वारा दिया जाता है और जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा तुमको पैसा मिलेगा। लेकिन मुझे वीडियो से नहीं मिल रहा है, बट आप लोग का प्यार ज़रूर मिल रहा है। लेस वर्क, जो कम काम करेगा उसको कम सैलरी मिलेगा। ये आपका सोशलिज्म का बट फंडा था। कम्युनिज्म की बात करें, कम्युनिज्म ये चाह रहा था कि ये स्टेट गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट है वो ख़त्म हो जाए। वो बिलीव सीधा सीधा करता था, दे बिलीव दैट द स्टेट सपोर्ट दोज हुज एक्सप्लॉइट अदर। वो ये चाह रहा था, वो ये बिलीव करता था, वो इनका ये बिलीव था कि जो सरकार है वो हमेशा अमीरों का साथ देती है। ठीक है, ओके ओके। और दो क्लासेस के बीच में क्या कहते हैं, लड़ाई होती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके। तो दो क्लास कौन कौन सा था, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास नहीं जी, एक रिच पीपल और एक वर्कर्स एंड पुअर पीपल्स। ठीक है, ओके। और जो ये स्ट्रगल है ये रेवोल्यूशन लीड किया एंड द एक्सप्लॉइटेड क्लास विल विन, द एक्सप्लॉइटेड क्लास विल विन बिकॉज दे आर ग्रेटर इन नंबर। बात ये है, जो कम्युनिस्ट कहते थे कि गरीब लोग ज़्यादा संख्या में हैं, इसी वजह से वही लोग जीतेंगे। भाई साहब, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है तो वही लोग ना जीत जाएंगे, इसीलिए उसके क्या क्या थे, उसके खिलाफ थे। बराबर, फिर अगर कम है तो कैसे बराबरी आएगा, है ना। इसको करने के बाद क्या होगा, आफ्टर दिस इक्वालिटी विल कम इन द सोसाइटी, सोसाइटी में इक्वालिटी आएगा। ठीक है, एवरीवन विल गेट इक्वल इकोनॉमिक कंडीशन। कम्युनिज्म से सैलरी वुड शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू द पर्सन नीड्स, नॉट द अमाउंट ऑफ वर्क। देखो दोनों का सिंपल सा मैं तुम्हें चीज़ समझा रहा हूँ, दोनों का मकसद एक ही था। कौन सा मकसद, बोलो बोलो। इनका मकसद एक ही था कि भाई साहब सबको इक्वली ट्रीट होना चाहिए। यहाँ पे जो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे चाह रहे हैं, ये लोग चाह रहा है कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लेकिन सोशलिज्म क्या सोच रहा था, जितना ज़्यादा वर्क करोगे उतना ज़्यादा सैलरी मिलेगा। बट कम्युनिज्म का क्या थिंकिंग था कि जो आप सैलरी दे रहे हो वो इंसान के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, सॉरी इंसान के ज़रूरत के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, ना कि उसके वर्क के। ये लोग ये चाह रहे थे कि भाई साहब मेरा इतना नीड है, हम हफ्ता में 10,000 खर्चा करते हैं, हम दिन में हफ्ता में 5 घंटा काम करेंगे, तुम हमको दो, फॉर एग्जांपल। इसी तरीके से, है ना, ये चीज़ था कम्युनिज्म और सोशलिज्म में। समझे बात को, अब आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव कुछ पूछेगा, क्या लगता है तुम्हें पूछेगा? नहीं पूछेगा। सब्जेक्टिव के लिए कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म में आप डिफाइन कर दीजिए, ये आपके सब्जेक्टिव के 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे आते हैं, ओरिजिन ऑफ सोशलिज्म। यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होगा ऑब्जेक्टिव के लिए भी। द आइडिया ऑफ सोशलिज्म स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी। हाईलाइटेड क्यों है, कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ जी, एक क्वेश्चन ये पूछता है, हाँ, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक क्वेश्चन पूछता है कि सोशलिज्म कब से स्टार्ट हुआ, किसके बाद, कब से स्टार्ट हुआ, तो 18th सेंचुरी से, किसके बाद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। इस बात को आप लोग याद रखना, येलो कलर कर लेते हैं, है ना। 18th सेंचुरी से क्या स्टार्ट हुआ, सोशलिज्म का आइडिया स्टार्ट हुआ, या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो लगभग 18th सेंचुरी आपके ऑप्शन में रहेंगे, और इंपॉर्टेंट MCQ है, याद रखना। ठीक है, ओके। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होगा, फैक्ट्रीज वगैरह लगेंगे, कैपिटलिस्ट स्ट्रीट वर्क पैटली। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो फैक्ट्रीज ऑनर और कैपिटलिस्ट जो है वो वर्कर क्लास को बहुत बैडली बिहेव करते थे। फैक्ट्री ऑनर जो थे और जो लोग पूंजीवादी लोग थे, ठीक है, वो लोग वर्कर्स के साथ बैडली ट्रीट करते थे। वर्कर्स के पास कोई राइट नहीं था, यहाँ चीज़ें, ठीक है, कोई राइट्स नहीं था। दे वेयर बीइंग क्रूली एक्सप्लॉइटेड, उसका बहुत गंदे तरीके से एक्सप्लॉइटेड किया जाता था। ठीक है,
जो कैपिटलिस्ट क्लास थे वो स्ट्रांगर होते जा रहा था डे बाय डे, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वर्कम बिकम वर्स। देखो वही वाला जो अभी मैंने स्टेटमेंट बनाया कि अमीर लोग और अमीर हो जा रहे थे और वर्किंग क्लास लोग और गरीब हो जा रहे थे। क्यों? सही से चीज़ें नहीं दे रहा था, है ना। तो उसके बेसिस पे दो हिस्से में बांटा गया, कैपिटलिस्ट क्लास एंड वर्किंग क्लास। कैपिटलिस्ट क्लास क्या होता है, वर्किंग क्लास क्या होता है, या फिर लेबर क्लास क्या होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ, टेंशन मत लो। ये तो चीज़ें समझे, सिंपल सा बात है कि सोशलिज्म का आइडिया 18वीं सेंचुरी से आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जागा। क्यों? क्योंकि देखो वहाँ फैक्ट्री वगैरह सब कुछ लगा, जो लोग फैक्ट्री के ऑनर थे और उन पे जो इन्वेस्ट करते थे वो लोग तो दिन ब दिन अपना प्रॉफिट कमा रहे थे, बट जो वहाँ के वर्कर्स हैं ना, तो उनके पास राइट्स था, उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, हर एक चीज़ करवाया जा रहा था, बहुत कम पैसा दे करके सब चीज़ें, है ना। तो अमीर लोग अमीर बन रहे थे, गरीब लोग गरीब ही रह रहे थे, वही वाली चीज़। फिर तो दो सोसाइटी में डिवाइड हो गया, एक कैपिटलिस्ट क्लास, एक लेबर क्लास बोल लो या फिर वर्किंग क्लास बोल लो, ठीक है, ओके। तब एट द सेम टाइम द ग्रेट जो थिंकर्स लोग थे, राइटर्स लोग थे, वो लोग हेल्प किए वर्कर्स का कि भाई साहब तुम लोग को तो इतना इस तरीके से काम करवाता है, ऐसा क्यों। उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया न्यू आइडिया ताकि इम्प्रूव कर सके सोशल और इकोनॉमिक लाइफ, और इस आइडिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशलिज्म, ठीक है। यानी जितना काम करेगा भाई साहब उतना ही पैसा दो, है ना, ओके। चलिए, और उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम दो, ऐसे नहीं बूढ़ा मजदूर है आप उसको एकदम बहुत भारी भरकम काम दे दी, वो भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका सोशलिज्म, ओके। दो टॉपिक है, सॉरी दो टर्म है, कैपिटलिस्ट से, अच्छा एक बात याद आ रहा है, इकोनॉमिक्स में आपने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ा था, है ना, ओके। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप क्या समझते हैं कैपिटलिस्ट क्लास से, ठीक है, और क्या समझते हैं लेबर क्लास से, ठीक है। आज हैं बात सिंपल सा ये है कि कैपिटलिस्ट क्लास उसको बोलेंगे जो खुद मालिक हो, ठीक है, उसका खुद का ऑन प्रोडक्शन हो, उसका फैक्ट्रीज हो, उसका बिजनेस हो, उसका आपका लैंड हो, सीधा सीधी समझ जाओ कि जो बोलते हैं ना, मतलब मालिक, यार सीधा सीधी समझ जाओ, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, कैपिटलिस्ट क्लास ऑल्सो नोन एज द बॉर्जियस, ठीक है, ऑल्सो नोन एज बॉर्जियस। इस वर्ड को याद रखना, हो सकता है आपसे एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि बॉर्जियस क्लास ऑल्सो नोन एज कैपिटलिस्ट क्लास। हो सकता है बॉर्जियस, आप क्या समझते हैं बॉर्जियस क्लास से, तो आपसे एक कैपिटलिस्ट क्लास के बारे में ही डेफिनेशन पूछ रहा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, है ना, ओके। यहाँ देखो, is made up of people who own the mean of production such as factories, businesses and land. They invest money, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं गुड्स, और क्या प्रॉफिट करते हैं सर्विसेज, और अर्न करते हैं प्रॉफिट। जितने भी रिसोर्सेस है, कंट्रोल, बेनिफिट, सारे कुछ वही लोग अपने सिस्टम में रखते हैं, उनको बोलेंगे कैपिटलिस्ट क्लास। लेबर क्लास नाम से समझ में आ रहा है, इसको प्रोलेटेंट भी बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेबर क्लास ऑल्सो नोन एज प्रोलेटेंट, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्रोलेटेंट क्लास। अगर क्वेश्चन घुमाना हो, क्योंकि लेबर क्लास पूछ करके थक गए, तो उसी को चेंज करना चाहे तो क्या करेगा, प्रोलेटेंट क्लास, समझे, है ना, ओके। कंसिस्ट हु डू नॉट आउन मीन ऑफ प्रोडक्शन, बस वहाँ पे नॉट लगा देना, काम बन जाएगा। वो लोग अपना प्रोडक्शन नहीं करता है, ठीक है, वो लोग सिंपल सा क्या करता है, दे सेल देयर लेबर टू अर्न वेजेस, ठीक है, वो काम करता है, सेल करता है, और वो क्या करता है, अपना अर्न करता है, पैसा कमाता है, फैक्ट्री में काम करता है, फार्म में काम करता है, बिजनेसेस में काम करता है, और ऑनर्ड बाय कैपिटलिस्ट क्लास एंड रिसीविंग लेस कंपनसेशन कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ देयर प्रोड्यूस। वो लोग सिंपल सा किसी बिजनेस वगैरह में, सॉरी मतलब कहाँ थे, फैक्ट्रीज वगैरह में, फार्म्स वगैरह में काम करते हैं, ठीक है, ओके। जो किसका हो, कैपिटलिस्ट क्लास लोग का हो, ठीक है। उसमें वो लोग अपना मेहनत से सब चीज़ें गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसके जितना उन्होंने मेहनत किया, जितने चीज़ें लगाए, उसके कंपैरिजन में उनको ये चीज़ें कंपनसेशन कम मिलता है, दाम कम मिलता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेबर क्लास। डिफरेंस डेफिनेशन 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का, 2 नंबर का, कभी कभी दोनों एक साथ पूछ ले तो 2 नंबर का, ठीक है, ओके। चलिए, उसके बाद एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव चीज़ें क्लियर होगा। यूटोपियन सोशलिस्ट, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट यूटोपियन सोशलिस्ट हु प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग सोशलिस्ट आइडिया वॉज अ फ्रेंच थिंकर जस्ट सेंट साइमन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन फॉर्म होगा, कैसे बताते हैं। पहले ये 2 चीज़ याद करो। पहला बात
कि यूटोपियन सोशलिस्ट की बात करें तो फर्स्ट यूटोपियन सोशलिस्ट कौन थे, तो आपका साइमन थे, ठीक है, संत साइमन, ठीक है। वो कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस से। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सेंट साइमन है कहाँ से बिलोंग करते थे, आपका फ्रांस से, समझे, किसी हिसाब से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। वो ये बिलीव रखते थे स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इन सच वे द पीपल वर्क टुगेदर इन सर्च ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ईच अदर एंड यूज नेचुरल रिसोर्सेज टुगेदर। वो ये बिलीव करते थे कि स्टेट और सोसाइटी जो है इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो, लोग आपस में मिलजुल करके काम करें और यूज़ करें नेचुरल रिसोर्सेज का एक दूसरे के साथ मिल करके। उन्होंने कहा था, क्या कहा था, अगर स्टेटमेंट वाइज अभी तक नहीं आया, हिस्ट्री में बात कर रहे हैं, अगर बहुत पेपर को लेंदी बनाना हो, हार्ड बनाना हो, तो ये स्टेटमेंट डालेगा, एवरी वन शुड वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड एवरी वन शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। किसका स्टेटमेंट है, समझ रहे हो? तो इस हिसाब से चीज़ों को पूछेगा कि उनका ये मानना था कि हर कोई अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम करेगा और अपने काम के हिसाब से पैसा ले। ये किसका स्टेटमेंट था, ये आपका साइमन का स्टेटमेंट था, जो क्या था, एक फर्स्ट यूटोपियन सोशलिस्ट था। कहाँ का था, फ्रेंच था, ठीक है, ओके, एक फ्रेंच थिंकर था, इस बात को आप याद रखना, ओके। और एक चीज़ आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इसमें से कौन सा यूटोपियन सोशलिस्ट है, तो आपका संत साइमन ऑप्शन में दिखेगा, इस बात को याद रखना। और 2-3 ऑप्शन भी देता है, एग्जामिनेशन में आएगा तब बता देंगे, मतलब एग्जाम में नहीं जा करके, उससे पहले प्रैक्टिस सेशन में अभी आएगा चीज़ें, ठीक है, ओके। ये तो हो गया फ्रांस का बात। और एक है रॉबर्ट ऑर्नर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी एक यूटोपियन थिंकर थे, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था रॉबर्ट ऑर्नर। इनके बारे में 2-3 चीज़ें आगे के क्लासेस में आएंगे, बट इनको भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बंदा, ठीक है, ओके। रॉबर्ट ऑर्नर, अगर फ्रांस की बात करें तो साइमन, और रॉबर्ट ऑर्नर की बात करें ये आउट ऑफ फ्रांस था, सिंपल सा ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, ओके ओके, समझ में आ गया ये चीज़ें। दोनों में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ मैं लाल पीला हरा मेहंदी लगा देता हूँ, है ना, ओके। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए, कि कार्ल मैक्स, ठीक है, कार्ल मैक्स को आप जानते हैं, नहीं जानते, लेकिन आप जान जाइएगा, है ना। तो देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो फिक्स है, 110% आना है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स है कि आप कार्ल मैक्स के बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा बहुत कार्ल मैक्स के बारे में लिखिए। तो कुछ नहीं लिखना है उनके बारे में, 2 चीज़ें अभी का अभी तुम्हें याद करा देंगे, वही चीज़ लिख देना। कार्ल मैक्स सबसे पहले कोई इंसान पैदा ही होगा, है ना, तो कब पैदा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बताओ, 5 मई 1818 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे, सिटी आपका थ्रेड सिटी ऑफ रेहानलैंड, ठीक है, इस बात को जगह भी याद रख लेना, देश भी याद रखना, जर्मनी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाद में बताते हैं। कहाँ पे फैमिली में, कौन सा फैमिली में पैदा हुआ, जूस फैमिली में पैदा हुआ। उसका फादर का नाम क्या था, हेनरिच मैक्स, ठीक है, ओके। वो क्या थे, लॉयर थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया, क्रिश्चियनिटी धर्म अडॉप्ट कर लिया गया। वो कहाँ से एजुकेशन हासिल किया, बॉर्न यूनिवर्सिटी, बट 1836 वो वहाँ से बर्लिन यूनिवर्सिटी गए, और वहाँ पे उनका लाइफ जो हो टर्न हो गया। कैसे टर्न हुआ, कोई तो आई होगी, हाँ आगे आ गया। मैक्स वॉज इम्प्रेस वॉज आइडियोलॉजी ऑफ हेगेल, ठीक है, ओके। और उन्होंने शादी किया अपना चाइल्डहुड दोस्त के साथ, बचपन का प्यार, कहीं भूल तो नहीं किया। उन्होंने ये साबित कर दिया जेनी से शादी करके 1843 को, ठीक है, ओके। उन्होंने पब्लिश किया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन 1848, जिनको बोला जाता है मदर ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। और उन्होंने दास ऑफ कैपिटलिस्ट लिखा, दास कैपिटल लिखा सिंपल सा, इन 1867, जिसको बाइबल ऑफ सोशलिस्ट कहा जाता है। इतना सारा क्यों रंगा, ये हर एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर एक पीला पीला मेहंदी, हर एक ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, बिहार बोर्ड का जब से उठा लो क्वेश्चन। तो कैसे कैसे पूछेगा बता देते हैं, क्यों टेंशन लेते हो। पहला तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला कार्ल मार्क्स कब बर्न हुआ, फटाफट से तुम भी बोलो, साथ साथ बोलो, 5 मई
1818 डेट इंपॉर्टेंट है, कहीं लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? ट्रायल सिटी रिहान लैंड में पैदा हुआ। ये दो बहुत कम पूछता है, ज़्यादा चांसेस है जर्मनी कि कार्ल मैक्स कहाँ से बिलोंग करता था? जर्मनी से। कौन से फैमिली से? बोलो फटाफट। जूस फैमिली से। पापा का नाम क्या था? हेनरिच मैक्स। ठीक है, ये दिखेगा, हाँ उसी का बेटा है। वो क्या थे? पहले फेमस लॉयर थे, उसका पापा जी। बाद में उन्होंने क्या किया? क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया। पहले कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? लॉ का एजुकेशन। देखो, बाप भी लॉयर था तो बेटा को भी लॉयर बनाएगा ना, तो उस हिसाब से याद रखना लॉ का। तो कौन? बॉर्न यूनिवर्सिटी इन बस बॉर्न यूनिवर्सिटी याद रखना। 1836 को वो कहाँ गए? बर्लिन यूनिवर्सिटी आ गए। ओके, लेकिन वहाँ पे उनका ज़िंदगी चेंज हुआ। और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि मार्क्स जो है वो किससे इम्प्रेस था? किसी से इम्प्रेस नहीं था जो तुम सोच रहे हो, वो हिगेल से इम्प्रेस था, उसके आइडियोलॉजी से इम्प्रेस था। मैंने कल बताया था ना, आई थिंक कल के वीडियो में, कि हिगेल फिर से आएगा, तो इंपॉर्टेंट है। मार्क्स जो है ये किसके इससे इम्प्रेस थे? हिगेल के आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने बचपन के प्यार से शादी किया जिनका नाम था जेनी। ये सारी चीज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और सबसे ज़्यादा तो यही पूछता है उन्होंने क्या पब्लिश किया? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कब? इन 1848, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मतलब सोशलिज्म बोलते हैं। और दास कैपिटल लिखा इन 1867, बोलना रे, बोलो जल्दी बोलो, जिसको हम लोग बाइबल ऑफ सोशलिस्ट बोलते हैं। चीज़ें क्लियर है? ये जो चीज़ें एग्जाम में 110% सजा हुआ रहेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ मार्क्स, यानी मार्क्स के मेन आइडियाज़। कितने आइडियाज़ थे? 5 थे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछेगा कि मार्क्स, कार्ल मार्क्स के बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ मार्क्स के बारे में, और उनके अकॉर्डिंग हिस्ट्री के कितने एजेस है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सब्जेक्टिव में ये चीज़ें पूछता है। अगर 2 नंबर में हो सिर्फ एक पूछेगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ मार्क्स, अकॉर्डिंग टू मार्क्स कितने स्टेजेस में बांटा गया हिस्ट्री को, वो 2 नंबर में, और इसको ऐड कर लेगा तो ये आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में तीनों मिला करके पूछ देगा। डॉक्ट्रिन ऑफ मार्क्स यानी मार्क्स के मेन आइडियाज़ कितने थे? 5 थे। क्या क्या? थ्योरी ऑफ डायलेक्ट्रिकल मेटरनिज्म, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, द मेटलिस्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड सरप्लस वैल्यू, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी। ये आपको याद करने पड़ेंगे। अगर देखो डॉक्ट्रिन वाला बहुत कम आया, बट सबसे ज़्यादा हिस्ट्री ये वाला आया, एजेस स्टेजेस वाला आया है। ठीक है, और एजेस स्टेजेस सीक्वेंस में याद होना चाहिए, नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत होना तय है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स कितने स्टेजेस है? 6 स्टेजेस है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आके। कैसे याद रखना? सीक्वेंस में आपको याद रखना पड़ेगा। पहला एज ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिस्ट, ठीक है, और स्लेव एज, फ्यूडल एज, कैपिटलिस्ट एज, सोशलिस्ट एज एंड कम्युनिस्ट एज। समझे? इसको कैसे याद करना पड़ेगा? सीक्वेंस में, ताकि एग्जाम में गलती ना हो। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर खामोखा निकल जाएगा। कुछ याद करने का बता सकते हैं जो याद कर सके? हाँ जी, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, समझो चीज़ों को, समझो कैसे याद कर लिया। सीक्वेंस में कैसे करना है? सबसे पहले बहुत पुरानी बात है, एज। ठीक है, एज। हम लोग क्या थे? स्लेव थे। क्या थे? गुलाम थे। ठीक है, तो स्लेव थे। उसके बाद हम लोग क्या हुए? फ्यूडल से फ्री हुए। हम तो ऐसे याद किए थे, आप पता नहीं कैसे याद करोगे, आपके डिपेंड है। ठीक है, पहले बहुत पुरानी बात है, एज है, कि हम लोग क्या थे? स्लेव थे, गुलाम थे। फिर हम लोग फ्री हुए। फ्री होने के बाद हम लोग अपना क्या बनाए? कैपिटल बनाए, इंडिया बनाए। फिर एग्जाम्पल के तौर पे तो हम लोग कैपिटल बनाए। कैपिटल बनाने के बाद हम लोग क्या हो गया? थोड़ी तरह हम लोग अपने कैपिटल बनाने के बाद स्टेट बनाए। स्टेट बनाने के बाद क्या बनाए? सिटी बनाए। तो मैंने तो इसी हिसाब से याद किया था कि पहले हम लोग क्या थे? बहुत गरीब थे, नहीं बहुत पहले बहुत अमीर थे, अब गरीब हो गए। ठीक है, तो पहले एज में बात है, तो हम लोग क्या थे? स्लेव थे, गुलाम थे। फिर हम लोग फ्री हुए, फिर हम लोग कैपिटलिस्ट बोले, तो अपना हम लोग क्या बनाए? अपना कंट्री बोल लो। ठीक है, कंट्री बना लिए। फिर हम लोग स्टेट बनाए, फिर अपना सिटी बनाए। तो इस हिसाब से मैंने चीज़ों को याद किया था, बट आपको जिस हिसाब से याद करना हो याद कर सकते हो, लेकिन सीक्वेंस में याद होना चाहिए, सीधी बात है। अब आते हैं मार्क्स एंड द फर्स्ट इंटरनेशनल क्या है? द फर्स्ट इंटरनेशनल वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन डेट 1864। ये इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट था हिस्ट्री ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट का, जो इंपॉर्टेंट है। कार्ल मैक्स प्ले अ मेन रोल इन इट्स फॉर्मेशन। ठीक है, ओके, चलिए। इन हिज फर्स्ट स्पीच, कार्ल मैक्स अपने फर्स्ट स्पीच में ये कहते हैं, Marx told workers they can gain their freedom by own effort. If the mean of production, like machine factories, in our private hand, worker will not benefit, even machines or production improve. So Marx believed that capitalism must be destroyed to improve the condition of worker. A famous slogan of this movement,
नो वर्क विदाउट राइट, नो राइट विदाउट वर्क। चीज़ें बताते हैं क्या क्या चीज़ें हुआ। पहला बात ये याद रखना कि फर्स्ट इंटरनेशनल स्टेबलाइज्ड कब हुआ। फर्स्ट इंटरनेशनल वाज स्टेबलाइज्ड 1864। कौन रोल अदा कर रहा था, किसके लिए किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशलिस्ट मूवमेंट के लिए। सिंपल समझो, मेन रोल अदा कौन कर रहा था, कार्ल मार्क्स। आपको ये तो मालूम है, ठीक है। वो ये चाह रहे थे, ये वर्कर्स को कहा कि आप लोग क्या कर सकते हो, दे कैन गेन फ्रीडम बाय देयर ओन एफर्ट। अपने आप लोग क्या कर सकते हो, फ्रीडम को गेन कर सकते हो अपना एफर्ट लगा करके। अगर इफ़ द मीन ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मशीन हो गया, प्राइवेट हाथ में रहेगा तो वर्कर्स को बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि सब तो मालिक के पास चले जाएगा। इवन इफ मशीन और प्रोडक्शन इम्प्रूव, अगर यहाँ तक कि मशीन और प्रोडक्शन भी इम्प्रूव कर दिया जाए, लेकिन वो किसके हाथ में, उन लोग के हाथ में, अमीर लोग के हाथ में, फिर भी आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं आएगा, बचेगा कुछ नहीं, है ना। ओके, अलवा बचेगा। इसलिए वो ये बिलीव करते थे, जो ये कैपिटलिज्म है, जो लोग ये सोचते हैं, कैपिटलिस्ट यानी ऊपर वाला है ना, तो वो लोग उनको ये मार्क्स का ये बिलीव था कि वो लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कंडीशन ऑफ वर्कर्स के कंडीशन को, ठीक है। ओके, सॉरी, मतलब सिंपल सा वही बात है कि कैपिटलिज्म मस्ट बी डिस्ट्रॉयड। कैपिटलिस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे तभी इंप्रूव हो सकते हैं कंडीशन ऑफ वर्कर्स को। थोड़ा सा उल्टा चलेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने एक फेमस स्लोगन दिया था, नो वर्क विदाउट राइट, नो राइट विदाउट वर्क। ये किसका ये था, आपका क्या समझ सकते हैं स्लोगन था, किसने दिया था, तो ये आपका दिया था किसने दिया था, मैक्स ने दिया था। इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है। कब दिया था, फर्स्ट इंटरनेशनल में, कहाँ हुआ था, सॉरी कब हुआ था, 1864 में। चीज़ें क्लियर है, हो जाना चाहिए। अब आता है सेकेंड इंटरनेशनल में, कहाँ हुआ, यहाँ पे देखो, द सेकेंड इंटरनेशनल फॉर्म टू यूनाइट सोशलिस्ट पार्टी। किस लिए, सोशलिस्ट पार्टी के लिए डिफरेंट कंट्रीज आए। एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हुआ, कब, 14 जुलाई 1889 इन पेरिस। दोनों इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड इंटरनेशनल कहाँ हुआ, पेरिस में हुआ। कब हुआ, 14 जुलाई तक तो नहीं पूछेगा, लेकिन 8 जुलाई 1889 तक पूछ सकता है। लगभग 400 रिप्रेजेंटेटिव आए, किससे, 20 अलग अलग कंट्री से पार्टिसिपेट किए, ठीक है। दिस शो हाउ फास्ट मैट्रिक्स सोशलिज्म स्प्रेड। और ये शो करता है, सोचो कि देखो आपका लगभग इधर तो डेट हल के दिया नहीं है, ठीक है। ये शो करता है कि जो कितना फास्ट जो आपका मैट्रिक्स का सोशलिज्म है, कितना तेज़ी से फैला, लोगों को पता चला। तो वहाँ पे एक डिसीजन लिया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट में वुड बी सेलिब्रेट एवरी ईयर लेबर डे, यानी इंटरनेशनल वर्कर डे इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्फ्रेंस हुआ सेकेंड इंटरनेशनल, कब, 14 जुलाई 1889 पेरिस में 400 रिप्रेजेंटेटिव 20 कंट्री से आए, ठीक है। ये डिसीजन हुआ वहाँ पे कि भाई साहब 1 मई को हम लोग लेबर डे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, जो हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट नहीं करते हम लोग, आराम से घर में छुट्टी मारते हैं ना, यही सेलिब्रेट हो गया, ओके। और दूसरी बात ये, या फिर इंटरनेशनल वर्कर डे तो हो गया। और ये डिमांड रखे थे कि दिन में 8 घंटे का काम होगा, कि भाई साहब तुम लोग जो हम लोग को 24 घंटा घटा रहे हो ना, तो वो चीज़ें नहीं होगा, हम लोग 8 घंटा काम करेंगे, ये डिमांड रखा गया, ठीक है, ओके। चलिए, और जो इंटरनेशनल सेक्रेटरीट फॉर्म्ड हुआ वो कहाँ पे, ब्रुसेल में हुआ, ठीक है। और फर्स्ट में 1980 को लाख ऑफ वर्कर्स कहाँ पे, यूरोप और अमेरिका का स्ट्राइक में बैठ गए, ठीक है, प्रोटेस्ट में बैठ गए। फिर फाइनली 1 मई को हम लोग क्या बनाने लगे, ठीक है। वो तो ये लोग तो दावा किया था, डिसीजन लिया था, लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया, सेलिब्रेट किया ग्लोबली इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है, ओके। इंटरनेशनल लेबर डे बोले, लेबर डे बोले, कब, फर्स्ट में, इंपॉर्टेंट रहेगा, हाँ जी, डेट इंपॉर्टेंट है। आपका बर्थडे, मेरा बर्थडे इंपॉर्टेंट है, आपका बर्थडे इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, अब आते हैं बोल्शेविक रेवोल्यूशन। अब चीज़ें हम लोग रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, क्या काउजेज हैं, लिख के ले लो, सब्जेक्टिव में आना ही आना है, ठीक है। बोल्शेविक रेवोल्यूशन काउजेज, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी। द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 was a very important event in the history of the 20th century। ये जो रशियन रेवोल्यूशन है 1970 का, ये बहुत बड़ा इवेंट है किसका, हिस्ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी का। ये रेवोल्यूशन एंड करता है ऑटोक्रेटिक यानी एब्सोल्यूट रूल, कहाँ पे, रशियन एम्पायर यानी जार। अच्छा, ये देखो
जार का मतलब क्या होता है, CZAR, ये जार होता है, जार का मतलब होता है रशिया का एम्पायर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ जार या फिर मीनिंग ऑफ जार, तो एम्पायर ऑफ रशिया या फिर रशियन एम्पायर, सिंपल सा बात है। ठीक है, इसका देखो, द एम वॉज नॉट ओनली ब्रिंग डेमोक्रेसी, ये जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 हुआ, इसका ये एम नहीं था कि भाई साहब बस डेमोक्रेसी ला दे, वो नहीं था। वो ये चाह रहे थे, बट ऑल्सो चेंज द सोशल इकोनॉमिक बिजनेस सिस्टम ऑफ कंट्री। वो ये चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी तक सीमित ना रहे, चेंजेस हो सोशल इकोनॉमिक बिजनेस सिस्टम ऑफ द कंट्री में। ये कौन सा, आपका बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ 1917। ठीक है, ओके। ये रेवोल्यूशन क्या हुआ, इंडेड द पावर ऑफ नोबल्स, जितने भी राजा के पास पावर थे उनको ख़त्म किया, कैपिटलिस्ट क्लास एंड लैंडलॉर्ड्स, कैपिटलिस्ट क्लास और जो लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार लोग थे, वो लोग ज़मीन ले लेते थे, तो उनका ये सारे ख़त्म हुआ। और ये क्या हुआ, स्टेबलाइज द रूल ऑफ पीजेंट एंड वर्कर्स। किसका स्टेबलाइजमेंट हुआ, रूल पीजेंट यानी किसान और वर्कर्स का। तो ये सारे आगे आके मिलेंगे, ये सिंपल सा आपका आउटकम मैंने बता दिया, ये चीज़ें होने वाले हैं इस गेम में। आ जाओ, अब क्या चीज़ें हैं जिसके कारण से ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ होगा। अब तक तो समझ में आ गया ना कि वर्कर क्लास से ही रिलेटेड होगा, कुछ किया होगा या कुछ नहीं कर रहा होगा, तभी ना रेवोल्यूशन होता है। तो काउजेस अगर आपसे 2 नंबर में पूछे तो ये आप लिख लेना, लेकिन और भी चीज़ें हैं, मैं यहाँ से चीज़ें धीरे धीरे करके आपको बताऊँगा। बहुत सारी चीज़ें काउजेस अगर 2 नंबर में पूछे, फिलहाल यहाँ से हम लोग चलते समझने के लिए। ऑटोक्रेसी एंड अनफिट रूल ऑफ द कार्स, यानी जार, जार का मतलब एम्पायर ऑफ रशिया। ठीक है, ओके। द जार यानी किंग ऑफ रशिया रूल डायक्टेटोरियल एंड ऑपरेसिव मैटर। ही हैज़ एब्सोल्यूट पावर एंड डिड नॉट केयर अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन पीपल। पहला कारण, काउजेस क्या कारण था बोल्शेविक रेवोल्यूशन के लिए, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको अभी कभी याद हो जाएंगे। देखो, जार का मतलब समझ गए, जो किंग ऑफ रशिया, किंग ऑफ रशिया जो थे, रशिया के जो किंग थे वो एक डिक्टेटर जैसा रूल करते थे, एकदम तानाशाही वाला तरीके से। ठीक है, उसके पास बहुत एब्सोल्यूट पावर था, मतलब सब कुछ कंट्रोल में था उसके हाथ में, कठपुतली जैसा समझो। ठीक है, ओके। और जो जार की आम लोग थे, वो रशिया के जो आम लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता जीने के लिए, लेकिन उसका कोई केयर नहीं करते थे। कौन, किंग ऑफ रशिया। तो पहला कारण तो ये हो गया इस रेवोल्यूशन का। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अभी कुछ भी चीज़ें होता है ना, तो हम लोग जाते हैं अपने गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या नाराज़गी दिखाते हैं, है ना, ओके। पुअर कंडीशन ऑफ पीजेंट, कंडीशन खराब था किसका, आपका पीजेंट लोग का। मोस्ट ऑफ द लैंड वॉज हैंडेड टू फ्यू लैंडलॉर्ड, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंड्स थे वो किसके पास थे, लैंडलॉर्ड्स के पास थे। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या होता, पीजेंट वर पुअर। ठीक है, तो जो किसान लोग थे वो तो पुअर रह गए और लैंडलेस हो गया, और बहुत ज़्यादा उन पर हैवी टैक्सेस लगा दिया गया। वो लोग लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन वर मिसरेबल, उनका जो ज़िंदगी और काम कंडीशन दोनों बहुत ख़राब थे। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। अच्छा, मैं चीज़ें बता रहा हूँ तुम्हें, अगर तुमसे 2 मार्क्स में पूछे, कम से कम 3 पॉइंट लिख लेना। पहला 1, 2 इस तरीके से लिख सकते हो, इधर से 2 लिख सकते हो, इधर से, इस हिसाब से चीज़ हर एक पॉइंट बना करके आप लिख देना, ये आपके 5 नंबर में भी बन जाएगा आराम से। तो पहला भाई साहब क्या हो गया, जो अपना राजा था वहाँ का रशिया का, वो तो सबसे पहले भाई साहब एकदम डिक्टेटर वाला आदमी था, तानाशाही था, पूरा अपना ताकत उसी के पास था, सब कुछ कंट्रोल वहीं करता था और अपना जनता का परवाह नहीं करता था। दूसरा कंडीशन ये हो गया कि ज़्यादातर जो लैंड थे वो लैंडलॉर्ड्स के पास थे, किसान के पास जगह नहीं था, गरीब थे, उन पे हैवी टैक्सेस लगा दिया जाता था, जब नहीं पूरा कर पाते तो ज़मीन ही ले लिया जाता था, और उनका ज़िंदगी जीना या काम करना बहुत ज़्यादा मतलब दयनीय हो गया था, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। ठीक है, ओके। उनका देखो, इंडस्ट्रियल वर्कर हैड नॉट वर्क इन बैड कंडीशन फॉर लो वेजेस, और इंडस्ट्री वर्कर जो है had to work in bad condition for low wages। जो इंडस्ट्री यानी फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे उनको कम पैसों पे बुरी कंडीशन में भी
काम करना पड़ता था। ये सारे उनके पास कोई राइट्स नहीं था, कोई प्रॉपर लॉज नहीं था प्रोटेक्शन के लिए, एंड नो जॉब सिक्योरिटी। सिंपल सा बात है, उसके पास कोई हक नहीं था। किसके पास? वर्कर्स के पास कोई लॉज वगैरह नहीं था कि उनको बचा सके। फॉर एग्जांपल काम करते करते कोई अगर डेथ हो गया तो कुछ तो मुआवजा देना चाहिए, है ना, तो वो भी नहीं था। कोई हक नहीं था, कोई लॉज नहीं था उनको बचाने के लिए, और ना जॉब का सिक्योरिटी था। दिन भर काम करा लिया, शाम को बोल दिया तुम नहीं जॉब करोगे, चल जाओ, ठीक है, तो वो पैसा भी नहीं मांग सकते। तो ये सारे उनके पास कोई अधिकार ही नहीं था। सिंपल सा ये आपका तीसरा कंडीशन समझ में आ गया। समझ में आ गया? हाँ जी। जब ये सारे चीज़ें होंगे तो क्या क्या होगा? गरीबी बढ़ेगा, बढ़ा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, हाँ बढ़ा। इनइक्वालिटी बढ़ा, हाँ क्यों? क्योंकि गरीब लोग थे, उनको तो वही करने दिया जा रहा था, कम उनका कंडीशन ख़राब हो रहा था, ठीक है, सारी चीज़ें उनसे हैवी टैक्सेस लिया जा रहा था। तो ये क्या हो गया? एक तरीके का इनइक्वालिटी भी हो गया। जो रिच आदमी थे वो बहुत अमीर बन गया, और गरीब गरीब ही रह गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, जिससे कारण क्या होगा? काउजेज हुआ बोल्शेविक रेवोल्यूशन का, यही से उठा, ठीक। और कुछ चीज़ें, कुछ पॉलिसीज़ आए। जार जो है यानी एम्पायर ऑफ रशिया जो है वो इम्पोज किया रशियन लैंग्वेज एंड कल्चर। वो चाह रहे थे कि रशियन लैंग्वेज चले एंड कल्चर चले ऑफ ऑन द ऑल पीपल ऑफ द एम्पायर। जितने भी लोग थे उसके प्रजा में, वो चाह रहे थे कि भाई साहब जो मेरे यहाँ पे रहेगा सिंपल सा रशियन लैंग्वेज बोलो और कल्चर यहाँ का फॉलो होगा। ऐसा हो सकता है? नहीं। इससे जो नॉन रशियन थे, नेशनलिस्ट थे, जो बाहर के लोग थे, वो क्या थे? नाराज थे। तो ये सारे क्या हो गए? कारण हो गए इसका काउजेज ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन। ये 5 याद कर लोगे, आपका काम आराम से क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है काउजेज वाला। अगर तुमको देखो 2 नंबर में पूछा तब क्या कीजिएगा? तो ये जो यहाँ बोल पॉइंट है ना, बस इसी को लिख लीजिएगा, चीज़ें सही हो जाएगा। ये भी लिख दीजिएगा ना, बहुत छोटे छोटे हैं तो ये इजीली समझ में आ जाएगा, हो जाएगा। चलिए, और भी कुछ है, जैसे इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन एलिमेंट, और कुछ फॉरेन इम्पैक्ट बढ़ा किस पे? आपका ये रेवोल्यूशन में। तो सबसे पहले आता है क्रीमियन वॉर। कब? 1853 से 1856। क्रीमियन वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए अब पूछा जाता है। तो कब? आपका 1853। मेरा भी ध्यान कहाँ है? चलो देखो, क्रीमियन वॉर में कौन डिफीट हुआ? रशिया। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समझो कितना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बात को याद रखना। कौन डिफीट हुआ क्रीमियन वॉर में? रशिया। दिस डिफेक्ट एक्सपोज द वीकनेस ऑफ द रूल एंड आर्मी। ये जो हारा, तो ये एक तरह का एक्सपोज किया जो किसका? रशिया का जो वीकनेस है, कमजोरी है उसका रूल और उसके आर्मी का, जो राजा है और उसका आर्मी का। ये क्या होगा? वीकनेस पकड़ लिया कि भाई लोग ये लोग तो हार गया। इन दिस सम रिफॉर्म स्टार्टेड, कुछ रिफॉर्म स्टार्टेड किया गया ताकि इम्प्रूवमेंट, देखो रिफॉर्म स्टार्ट किया गया, लेकिन फिर भी जो है इनफ टू इम्प्रूव पीपल लाइफ, फिर भी काफ़ी नहीं था इम्प्रूव कर सके पीपल्स की ज़िंदगी को, ठीक है। ओके, दिस वॉर क्रिएट अ न्यू एज अवेयरनेस। और ये जो वॉर हुआ था तो ये क्या स्टार्ट हो गया? आपका न्यू एज अवेयरनेस स्टार्ट हो गया। पीपल चाह रहे थे, इंस्पायर्ड हो गए थे और डिमांड करने लगे थे क्या? चेंजेस का। पहला कारण तो ये इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा ये इम्पैक्ट पड़ा द रशिया जापान वॉर इन 1904 एंड 1905, जो अभी मैंने बताया, ठीक है। इसमें क्या हो गया? रशिया यहाँ पे भी बुरी तरीके से हार गया। किससे? एक जापान, एक छोटी कंट्री से। अब सोचो, आप अगर किसी छोटे बच्चे से हार जाओ तो बोलेगा ना, ये बच्चा से हार गया, बच्चा से हार गया, तो वही वाली चीज़ हो गया। जार ट्राई टू हाइड द फेलियर। और जो जार था यानी एम्पायर ऑफ रशिया, देखो जार आ रहा है, TSER चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो, अगर हार जाते बच्चे से तो आप भी छुपाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही बच्चा है इसलिए उसको जिता दिया ताकि वो सैड ना हो सके, है ना। ओके, तो वो सारे आप बहाना मारते हैं। तो वही वाली चीज़ वो भी क्या? अपना फेलियर को छुपाना चाहे, लेकिन पीपल एंग्री हुए, डिसअपॉइंट में हुए, ठीक है। और व्हेन द सोल्जर रिटर्न फ्रॉम वॉर द इंटायर कंट्री शॉक। जब जो सोल्जर्स थे वो रिटर्न आ गए वॉर लड़ने से, तो पूरा का पूरा कंट्री क्या था? शॉक्ड हो गया था कि क्या हुआ। फिर उसके बाद जो हुआ तो उसको बोलते हैं खूनी रविवार, यानी ब्लडी संडे, 22 जनवरी 1905, जो बहुत ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट है। क्या हुआ था बताते हैं, क्या हुआ था वो तो बताएंगे ही ना। चलिए, अ पीसफुल प्रोटेस्ट बाय वर्कर्स एंड कॉमन पीपल मार्च इन द जार ऑफ प्लेस ऑन द सेंट पीटरबर्ग। सिंपल सा बात है कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था वर्कर्स और कॉमन पीपल लोग किसके सामने? याद रखना, जार पैलेस, मतलब समझो राजा के महल के सामने, कहाँ पे? सेंट पीटरबर्ग, ठीक, ओके, पीटर्सबर्ग।
दे वे डिमांडेड बेसिक राइट एंड ब्रेड, वो सिंपल से चाह रहे थे भाई साहब हमारा अधिकार दे दो, हमें रोटी दे दो, ब्रेड दे दो, ठीक है, ब्रेड जैम नहीं, वो ब्रेड रोटी। द जार आर्मी फायर्ड ऑन अनआर्म्ड क्राउड, 1000 were killed or injured. This event known as Bloody Sunday and become turned into Russian history. क्या हुआ बताते हैं, ये चीज़ें थोड़ा सा शॉर्ट में, बट आगे चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, बट मैं तुम्हें बताता हूँ। हुआ ये कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, कॉमन पीपल, और जार क्या मतलब उसके राजा के महल के सामने कि भाई साहब हम लोग को राइट्स दो, ब्रेड्स दो, ठीक है, लेकिन वो लोग नहीं दे रहे थे। जब अनकंट्रोल बहुत ज़्यादा लोग आ गए तो अब क्या करेगा, तो वो लोग ना अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, जैसे जलियांवाला बाग में हुआ था, है ना। ओके, तो यहाँ का मामला कुछ और था, बट ठीक है, बहुत सारे 1000 लोग आए, क्राउड हो गया, बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया, तो वो लोग गोली चलाए और सबको मार दिया। मतलब संडे का दिन था भाई साहब, पूरा लहूलुहान कर दिया पूरा रास्ता, इसलिए इसको ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं। सिंपल सा बात की है, ठीक है। और यहाँ से टर्न हुआ रशियन हिस्ट्री का। इसके बाद क्या हुआ, देखो ये प्रोटेस्ट पूरा वेव स्ट्राइक पूरा कंट्री में फैल गया। इसके बाद सब क्या हुए, उसके खिलाफ कुछ फॉर्म किए, कोई बॉडी फॉर्म किया जिसका नाम था दुमा इन 1905, ताकि वो लोग एक असेंबली बनाया गया ताकि उसको कंट्रोल करने के लिए, है ना। ओके चलिए, द रियल पावर रिमेन द हैंड ऑफ जार, द पीपल ऑफ प्रॉब्लम कंटिन्यू। बट लेकिन जो रियल पावर था फिर भी जार के ही पास रहा, यानी रशिया के पास रहा, और पीपल लोग को अभी भी स्ट्रगल कंटिन्यू करना पड़ा। मैंने यहाँ पे ये चीज़ फिर से लिखा, अगर आपसे पूछे कि क्या पूछेगा ब्लडी संडे, या तो आप ये आपको याद हो रहा है तो ये लिख लीजिए या ये लिख लीजिए। देखो थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा, इन 9 जनवरी 1905, सिंपल सा बात है, ठीक है। अब मॉब, देखो तुम यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गए इसलिए मैं बता रहा हूँ। इन 9 जनवरी किधर गया हाईलाइटर, नहीं यार पेन, हाँ। इन 9 जनवरी 1905 अ मॉब पीपल वर मूविंग टुवर्ड द कैस्टल इन सेंट पीटर्सबर्ग, डेमोन्स्ट्रेशन ऑन रोड एंड शाउटिंग द स्लोगन गिव ब्रेड, बट मिलिट्री ऑफ जार फायर्ड ऑन अनआर्म्ड पीपल एंड 1000 वर किल्ड। सो जनवरी 22 यानी जनवरी 9 1905 बाई ओल्ड कैलेंडर नोन एज ब्लडी संडे। क्या मामला समझा रहे हैं, कंफ्यूज मत हो, वही सारी चीज़ें हैं, डेट का फ़र्क है। यहाँ पे देखो, अगर ओल्ड कैलेंडर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान देना थोड़ा सा, अगर आपसे पूछे ब्लडी संडे कब हुआ, अगर ऑप्शन में 9 जनवरी 1905 है तो भी ठीक है। अगर आपसे पूछे यहाँ पे 22 जनवरी हो तो भी ठीक है। क्या मामला है, अगर ओल्ड जनवरी के अकॉर्डिंग होगा तो 1905, अगर न्यू कैलेंडर के अकॉर्डिंग होगा तो 22 जनवरी को। इस बात को थोड़ा सा समझ जाना ताकि दिक्कत ना हो। सिंपल सा बात वही हुआ कि 9 जनवरी, यानी 9 जनवरी बोले या 22 जनवरी बोले, बात बराबर है, क्योंकि अगर 9 जनवरी हो तो ओल्ड कैलेंडर के अकॉर्डिंग, 22 जनवरी हो तो न्यू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। समझे, समझ गए होंगे। इसमें क्या हो गया, लोग आ रहे थे किसके तरफ, आपके राजा के महल की तरफ, है ना। वो लोग क्या कर रहे थे, शाउट करते करते आ रहे थे, भाई साहब हम लोग को ब्रेड दो, ठीक है, राइट्स दो, ब्रेड दो, यही सारी चीज़ें चल रहे थे। बट लेकिन जो जार का मिलिट्री था वो अनआर्म्ड पीपल को, 1000 पीपल को मार दिया गया, गोली चला दिया गया जनवरी को, इसीलिए हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं। इवेंट सेम है, बट मैं यहाँ पे ये चीज़ शो करने के लिए कि 22 जनवरी और 9 जनवरी में तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाओ ना एग्जाम में कि कौन सा टिक होगा, है ना। ओके, तो 9 जनवरी ये किसके अकॉर्डिंग होगा, ओल्ड कैलेंडर के अकॉर्डिंग होगा, और 22 जनवरी आपका न्यू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्टिव में फंसो मत, ठीक है। ओके चलिए, ठीक है। ओके अब सातवां, ये सारी चीज़ें चल रहा था, ये चीज़ें के कारण ही आपका बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ। ये सारे कारणस के अंदर आते हैं, मतलब काउजेस के अंदर आते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। और ये आपका सब्जेक्टिव खुद में 1-2 नंबर का क्वेश्चन है कि आप क्या समझते हैं ब्लडी संडे से, समझे। ओके ओके, और ये भी क्रीमियन वॉर भी आप लिख सकते हैं। यहाँ तो सिंपल सा बात है, ये 2 नंबर के लिए अभी तक आए नहीं, बट कभी कभी आई थिंक एक पेपर में, मॉडल पेपर में मैंने देखा है, तो 2 नंबर के लिए क्रीमियन वॉर आता है। बाद बाकी ये काउजेस तो अभी तक चल ही रहा है, तो ये खुद में एक 4 नंबर का लॉन्ग आंसर का या तो शॉर्ट आंसर का, ठीक है। चलिए अभी और क्या चीज़ है, चलिए। इन्फ्लुएंस ऑफ मेटरिज्म इन रशिया एंड कंट्रीब्यूशन इंटेलेक्चुअल, अ रेवोल्यूशनरीज आइडियाज बीइंग स्प्रेड इन रशिया बिफोर द एक्चुअल रेवोल्यूशन, ठीक है। आइडियाज़ कैसे फैला देख लेते हैं। इंटेलेक्चुअल सच एस लियो टॉल्स्टॉय, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लिखा वॉर एंड पीस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि वॉर एंड पीस किसने लिखा, लियो टॉल्स्टॉय, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद
डोस्टोएवस्की एंड आपका टर्नड्रीव इंस्पायर्ड न्यू थिंकर, ये थिंकर्स के नाम थे, इंस्पायर्ड थे, ठीक है, उनका उनका जैसा नाम है, अजीब अजीब नाम है, ठीक है, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इनके बारे में बस याद रखना। कौन लिखा? वॉरेन पीस। ये लोग क्या थे? एक थिंकर्स थे, सोचने वाले थे। किसके बारे में? ये लोग सपोर्ट करते थे मैट्रिक्स सोशल आइडियोलॉजी, यानी सिंपल सा मैट्रिक्स, आपका जो ये था कार्ल मार्क्स था, उनको सिंपल सा फॉलो करने वाले थे, ठीक है, ओके। और वो इम्प्रूव करना चाह रहे थे किसका? इंडस्ट्रियल वर्कर्स के कंडीशन को। इन्होंने क्या किया? देखो, मार्क्स को लीडर बनाया, बिकम ऑर्गेनाइजेशन द वर्कर एंड इनकरेज टू देम टू फाइट फॉर द देयर राइट्स, ठीक है। मार्क्स को लीडर बनाया गया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, कोई भी चीज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है, और इनकरेज करने के लिए, ताकि क्या कर सके? फाइट कर सके, लड़ सके उनके राइट्स के लिए, ठीक है, ओके। यहाँ पे चीज़ें क्या हो गया? द फर्स्ट कम्युनिस्ट रशिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कम्युनिस्ट कहाँ पे स्टेबलाइज हुआ? रशिया में इंपॉर्टेंट हुआ, इंपॉर्टेंट है। आई थिंक एक डेट भी था एग्जैक्टली, बट याद नहीं आ रहा है। बट फर्स्ट कम्युनिस्ट अगर कंट्री बोले, कुछ भी बोले कम्युनिस्ट, तो रशिया, इस बात को याद रख लेना, ठीक है, ओके। फ्लैंकनोव जो थे, ये फर्स्ट कम्युनिस्ट थे, इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। फर्स्ट कम्युनिस्ट कहाँ से? तो रशिया से। क्या? फ्लैंकनोव जो थे, ये आपका फर्स्ट कम्युनिस्ट थे, उनका एम था कम्युनिस्ट सिस्टम रशिया में इंप्लीमेंट करना, इंपॉर्टेंट है, ओके। रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर्म्ड हुआ आपका 1898 को, ताकि किसके लिए? जो एटोक्रेसी है उसको क्या करने के लिए? अपोज करने के लिए। और ये पार्टी का बेस क्या था? किस पे बेस था? मैट्रिक्स आइडियोलॉजी, यानी सिंपल सा मार्क्स के आइडियाज़ पे बेस था, ताकि वर्क राइट्स दिला सके वर्कर्स और पीजेंट्स को, सिंपल सी बात है, ठीक, ओके। जब ये बना, अब पार्टी बनता है तो पार्टी टूटता भी है, तो वही चीज़ हुआ यहाँ पे। द पार्टी स्प्लिट इन 1903, 1893 को बना, सॉरी 1898 को तो बना भाई साहब, ठीक है, एक पार्टी बना। कौन? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इन 1898, बट ये 1903 में टूट गया। डिसिप्लिन, लैक ऑफ डिसिप्लिन और इंटरनल इश्यूज के कारण से ये टूट गया। दो पार्टी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मानसेविक, बोल्शेविक। मानसेविक मेजॉरिटी पार्टी, ठीक है, ओके। अभी आएंगे एक अंकल जो बहुत काम करेंगे। तो मानसेविक मेजॉरिटी पार्टी को ये डिनोट करता था, ठीक है, यानी मिडिल क्लास लोगों को। और बोल्शेविक ये सॉरी ये माइनॉरिटी पार्टी और ये मेजॉरिटी पार्टी को। बोल्शेविक बोले तो मेजॉरिटी पार्टी, मानसेविक बोले तो माइनॉरिटी पार्टी। इस बात को याद रख लेना ऑब्जेक्टिव के लिए कि मानसेविक किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? मानसेविक माइनॉरिटी को, बोल्शेविक मेजॉरिटी को, ठीक है। अब याद कैसे करोगे? भूल जाओगे ना। तो देखो, जो मेजॉरिटी में रह सकता है वो बोलता ज़रूर है, क्योंकि भाई साहब वो मेजॉरिटी में कुछ भी बोल देगा, है ना। हम लोग तो है, उतना ही है सब कुछ, तो वो वाला है, ठीक है, ओके। चलिए, इस हिसाब से चीज़ों को याद रखना, ये चीज़ें फॉर्म हुआ। अब क्या रोल रहा बोल्शेविक में, ठीक है, रोल ऑफ बोल्शेविक। देखो, ये जो बोल्शेविक बना, कौन लीड किया, सब चीज़ें बताएंगे, आगे आ ही रहा है। ये जो बोल्शेविक पार्टी बना, ये आगे जाके बहुत काम किया। बोल्शेविक गेन सपोर्ट ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट। जो मेजॉरिटी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था? वर्किंग क्लास लोग थे, ठीक है, ओके। तो वर्किंग क्लास लोग ही ना इसको सपोर्ट करेगा। तो बोल्शेविक को बहुत ज़्यादा क्या मिला? सपोर्ट मिला, ठीक है, ओके। वर्कर्स एंड पीसेंट का सपोर्ट मिला बोल्शेविक को। उन्होंने दे राइज डिमांड एंड लैंड, फूड एंड आपका पीस। वो लोग क्या डिमांड किए कि भाई साहब ज़मीन चाहिए, खाना चाहिए, और हम लोग को शांति चाहिए। कौन शांति चाहिए? वो वाली शांति नहीं, ये शांति कि भाई साहब अमन व चैन वाली शांति, ठीक है। अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन, किसके अंडर में? लेनिन के अंडर में, जो बहुत अंकल इंपॉर्टेंट है। तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन कौन लीड किया? ऐसा क्वेश्चन तो लेनिन। आगे आएंगे इनके बारे में। द बोल्शेविक पार्टी ग्रू स्ट्रॉन्गर, यहाँ से बोल्शेविक पार्टी क्या हो गया? ग्रो किया स्ट्रॉन्गर, ठीक है, ओके। और ये जो आइडियोलॉजी जो है, ये मेजर रोल अदा किया आपका क्या करने के लिए? ट्रिगरिंग द रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, ओके। उसके बाद और कुछ काउजेज थे, ये सारे काउजेज ही चल रहे हैं अभी तक, कुछ नया नहीं। काउजेज के अंदर भी काउजेज है, सिंपल सा कंफ्यूज मत हो, बस जो चीज़ करा रहे हैं करते चलो। यहाँ से क्या पूछेगा कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन क्या है, ठीक है, बोल्शेविक सॉरी कि काउजेज क्या है, तो बता देना, ठीक है। अभी रिजल्ट भी पढ़ेंगे, आउटकम भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। मेरे ख्याल से इस पार्ट को यहीं रखना चाहिए कि नहीं, देखा जाए अभी, ठीक है, क्योंकि 9 पेज हो गया ना, तो फिर अगले पेज में 18 पेज कर देंगे, ठीक है। चलो,
फिलहाल हम लोग यहाँ बोल्शेविक रूल अभी स्टार्ट करेंगे। बोल्शेविक और भी चीज़ें यहाँ से आया जाएगा, क्या बैकग्राउंड रहा, ठीक है, किस तरीके से क्या चीज़ें हुआ, क्या चीज़ें और बनेगा। बोल्शेविक रेवोल्यूशन यहाँ से अच्छे से और स्टार्ट हो जाएगा। लीनिन के बारे में अभी फ़िलहाल हम लोग लेनिन के बारे में इतना समझ में आ गया कि बोल्शेविक को लीड करेगा लेनिन, और बहुत सारे पार्टी बनाएगा, क्या झंडा बनाएगा, क्या क्या चीज़ें झंडा में डिज़ाइन होगा, वो सारी चीज़ें एग्जाम में पूछता है। वो सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस ज़्यादा इसलिए बड़े नहीं कर रहे ताकि बोर ना हो, ठीक है, और 2 पार्ट में बन जाएगा ताकि मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाए, ठीक है। एग्जैक्टली मैं छुट्टी में आया हूँ घर, यहाँ से जाने के बाद भी क्लासेस तो रेगुलरली होगा, ठीक है, मतलब एक दिन गैप इसलिए ले लेता हूँ ताकि क्वेश्चन बैंक भी देखना हो रहा है मुझे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट यहीं से लेकर के, ठीक है, किस तरीके से आगे बढ़ेगा हमारे लेनिन अंकल, किस तरीके से लेके चलाएंगे, फिर स्टालिन आएंगे, और बहुत सारे मज़ेदार चीज़ें होने वाली हैं आगे के वीडियो में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम्हें याद क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तुम याद रख लेना, ये छोटे छोटे फर्स्ट कम्युनिस्ट वाला हो गया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, रसिया से स्टार्ट हुआ, कौन पार्टी कब बना, ठीक है, ओके, स्प्लिट हो गया, स्प्लिट होकर मेजोरिटी माइनॉरिटी वाला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लियो टॉल्स्टॉय को मत भूलना, ये ब्लडी संडे ये इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए, इस बात को याद रख लेना। और काउजेस तो ये सब चल ही रहा है, ये सब काउजेस आप याद रख लेना। बोल्शेविक रेवोल्यूशन किसके यहाँ पे पूरा ओवरऑल आइडिया दे दिया गया क्या होने वाला है, ठीक है, ओके। और सेकेंड इंटरनेशनल, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट है, ये सारे ऑब्जेक्टिव, ये आपके 2 मार्क्स के, ये भी आपके 2 मार्क्स के, ये भी आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। ये 2 नंबर के, ये भी 2 नंबर के, याद रख लेना। और इधर से भी सेम ही चीज़ है, ठीक है, ओके। तो सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ये भी 2 मार्क्स है, ये भी 2 मार्क्स है। तो अभी तक इस तरह सारी चीज़ें कर चुके, इसी को रिवीजन कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितना लोग जुड़े उतना ज़्यादा काम करना अच्छा लगे। थैंक यू।